नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इतना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं शो में हम आपके लिए। फोकस होगा HUL पर, जहां पर FMCG कंपनी ने एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं, कितने महंगे हुए हैं, ये हम जानेंगे। और उसके बाद अब क्या स्टॉक में कोई मूवमेंट दिखेगा इस फैसले से, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। कल काफ़ी सारे नतीजे भी आने वाले हैं। इंटरग्लोब एविएशन उनमें से एक है, अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके अलावा BPCL, इन सब पर भी करेंगे चर्चा अपने एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। चलिए शुरुआत करेंगे बाजार से ही, जहां आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी में आज दिन के ऊपरी स्तर से करीब 125 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स भी 203 अंक गिरकर बंद हुआ। बाजार के पूरे दिन भर का हाल बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आज थोड़े से गेंस के साथ हम खुले ज़रूर थे। उन गेंस को पूरी तरह से बाजार ने एरोड कर दिया, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आपको वहाँ स्ट्रेंथ ज़रूर दिखी होगी। यानी अगर आप यहाँ पर कुछ पॉकेट्स की आप बात करें, हालांकि पहले बड़े सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 16,100, 16,150 ये बड़े सपोर्ट हैं जिनके पास क्लोज हुआ है निफ्टी आज की। आप ट्रेड की बात करें तो 16,125 के पास आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ देखें, बैंकिंग काउंटर्स की स्ट्रेंथ देखें, और इनफैक्ट निफ्टी की अगर गेनर और लूजर की बात करें तो उसमें आपको क्लियरली पॉकेट्स दिखाई देगी, जिन पॉकेट्स में बाइंग थी और वो पॉकेट्स जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। टेक्नोलॉजी स्पेस क्लियरली प्रेशर बनाया टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखी ड्यूरिंग द कोर्स। FMCG स्पेस में गेन्स इरोड हुए, बैंकिंग स्पेस में ऑटो सेक्टर कंटिन्यूज टू बी रेजिलिएंट, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है पिछले हफ्ते से ही, वहां पर आज भी हमने गेन्स देखे। फार्मा स्पेस में आप देखेंगे कि जब से फार्मा स्पेस में इनफैक्ट दो काउंटर्स को देखें तो पहला बड़ा गेनर डॉक्टर रेड्डीज और बड़ा लूजर डिविस लैब। लगभग 20% लूज किया है डिविस लैब ने सिर्फ 2 दिन में। कल से लेकर आज तक में 20% तक का फॉल देखने को मिला है। पोस्ट द अर्निंग्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, नो सर्टेनिटी, नो गाइडेंस ऑन रेवेन्यू, और इसके चलते आपने बाजार को इसे पनिश करते हुए स्टॉक को देखा। ऑन द कॉन्ट्रेरियन डॉक्टर रेड्डीज, अभी तक आप वहां अच्छी कमेंट्री के बाद उसमें मूव्स आप देख रहे हैं, तो ये एक टॉप गेनर और एक टॉप लूजर निफ्टी के लिहाज से। अच्छे कमेंट्री के नंबर्स जिनका इम्पैक्ट क्लियरली हेडविंड्स अब कम है, अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है ऑटो स्पेस, वहां पर भी आप तेजी देखेंगे। आज की अगर आप बड़े काउंटर्स की बात करें जिन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं दिया, तो उसमें आपको क्लियरली टेक्नोलॉजी स्पेस वीक दिखाई दिया। पहले 5 बड़े लूजर्स में टेक महिंद्रा था। नंबर्स वीक होने के बाद नो कमेंट्री या मिसिंग ऑन द कमेंट्री, उसमें डिविस लैब, ग्रासिम के नंबर्स वीक हुए। उसके बाद आपने वहाँ पर प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। प्रॉफिट बुक होते हुए आपने इनफैक्ट वहाँ सेल साइड ट्रेड्स दिखे। ONGC जैसे स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। ऑन द कॉन्ट्रेरियन गेनर्स में आपको डॉक्टर रेड्डीज, HDFC, कोटक और FMCG स्पेस से नेस्ले, ये काउंटर्स से जिन्होंने आज तेजी के ट्रेड दिखाए। कुछ सेक्टर्स की बात करनी होगी जो क्लियरली आज स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस, कोरोमंडल हो, चंबल हो, टाटा केमिकल, SRF, दीपक नाइट्रेट, ये सारे स्पेस में आपको बस दिखाई दी। शुगर स्पेस से लेकर एक न्यूज आई जहां पर बात हो रही थी कि वहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर एक कैप लगाएगी जस्ट टू कीप द फूड इन्फ्लेशन प्राइसेस इन चेक फॉर अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एक प्रिकॉशनरी स्टेप। वहां से हमने एक शार्प रिएक्शन शुगर स्टॉक्स में देखा। वीक थे आज और वीक हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस खबर को जब बाजार ने समझा तो वहां संभले भी और काउंटर्स ऊपर आए भी, रिकवर भी। बलरामपुर चीनी जैसे, रेणुका शुगर जैसे काउंटर 2-2, 3-3, 4-4% ऊपर की तरफ भी आए। तो आज का पूरा दिन अगर आप बात करें, ऑटो स्पेस आपको क्लियरली अभी भी स्ट्रेंथ साइड पे दिखाई दे रहा है। फार्मा स्पेस में आपको आज बाइंग, फार्मा स्पेस में भी आप लगातार शुक्रवार से बाइंग देख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में आपको कल भी स्ट्रेंथ थी, आज भी स्ट्रेंथ को थोड़ा मोमेंटम जरूर लूज हुआ होगा, लेकिन वहां पर आपको कंटिन्यूअर हेवी वेट्स, बड़े स्टॉक्स जो हैं जैसे रिलायंस हुआ, HDFC बैंक, ये आपको इतने वीक नहीं दिखे। तो बाजार को इन्होंने नीचे की तरफ नहीं खींचा। ड्रैगर जो मेजरली थे वो टेक्नोलॉजी स्पेस से निकल कर आए। तो ये था बाजार का आज का दिन भर का मूव। करेक्ट। तो आज भी दिन भर हमने देखा काफ़ी उतार चढ़ाव, उसके बाद जाकर नेगेटिव टेरिटरी में बाजार बंद हुए। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आगे अब बाजार का रुख क्या हो सकता है। मंदार जामसांदेकर और अविनाश गोरक्षकर मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। मंदार, आपसे शुरुआत करूंगा। जिन लेवल्स पर आकर अब बाजार खड़ा है, निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16,200 के लेवल की चर्चा हो रही थी, वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है।
एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बाजार अभी भी एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कब तक इसी तरह फंसा रहेगा निफ्टी और बाजार में एक क्लियर ट्रेंड निकल कर आएगा? सौमित्र, गुड इवनिंग। अच्छा देखिए, पिछले 3 हफ्तों से अगर देखते हैं तो निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड में बंद गया है और इसका जो रेंज है वो 15,600, 15,800 इस तरीके का सपोर्ट बनता है और ऊपर में 16,200 से लेके 16,400 तक का रेजिस्टेंस बनता है। तो और मल्टीपल टाइम्स पिछले 3 हफ्तों में ये लेवल्स को निफ्टी रिस्पेक्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अगले और एक 2-3 हफ्ते मुझे लगता है कि इसी रेंज में बंदा रहेगा निफ्टी। और जैसे आज हमने देखा एक इनडिसीजन काइंड ऑफ ट्रेड की, जहां पे ऐसे लगने लगता है कि अरे अब बुलिश ट्रेड आ रहा है या बाइंग शुरू हो रहा है, और तभी बिकवाली आ जाती है या बिकवाली आती है और तभी सडनली बाइंग आ जाता है और मार्केट फिर से जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके बंद हो जाए। तो उसी तरीके का एक ट्रेड मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगा और 1-2 हफ्ते इसी तरीके का ट्रेड रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्ट जरूर रहेगा, लेकिन मोस्टली जो इंटरेस्ट है वो इसी तरीके का रहेगा, इनडिसीजन काइंड ऑफ। और जो स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहेगा वो इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स होंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होगी क्वांटिटी उनकी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है ये एक लो प्रोफाइल होल्ड करने वाला पीरियड है। अच्छा, आप भी इस समय क्लाइंट्स को यही रिकमेंड कर रहे हैं कि जब तक बाजार कोई क्लियर डायरेक्शन न ले तब तक नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड? अविनाश, आपसे जानना चाह रहा था मैं ये कि क्या आप भी इस समय यही आप रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि जब तक बाजार कोई क्लियर ट्रेंड न ले तब तक नो ट्रेड इज गुड ट्रेड? सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, हम क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली अगर किसी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी बिजनेसेस में थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। पूरा पैसा मत लगाइए क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, ये एक्सपायरी वीक भी है। और जैसे मंदार ने कहा कि मार्केट में कोई प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं है, कभी मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। आज मार्केट्स में हमने देखा है करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर की एफआई की बिकवाली हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अभी भी हेडविंड्स काफी चैलेंजिंग है। तो क्लाइंटों को हम यही कह रहे हैं कि इमीडिएटली पूरा पैसा मत निवेश करिए, लमसम में मत डालिए, लेकिन एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास है तो क्वालिटी कंपनीज में जो काफी ऊपरी लेवल से गिर चुकी है वहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस आपको अच्छे वैल्यूज पे ऐसे बाजार में ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी बिजनेस जो है वो इस उतार चढ़ाव के बाजार में ही मिलेंगे। कई स्टॉक्स हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो भी चुके हैं। आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और हम मदद करने के लिए आपके साथ तैयार हैं ही। सबसे पहले यहाँ पर मैं पूछूंगा अविनाश आप ही से आज की लिस्टिंग के बारे में। डिलीवरी का स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ 495 पर और जाकर बंद हुआ 536, करीब 9-10% का गेन पहले दिन में मिला है। डिलीवरी का स्टॉक अगर मुझे मिला है आईपीओ में और मैंने आज के दिन होल्ड किया तो मुझे अब क्या करना चाहिए कल? सौमित्र, मुझे लग रहा है पहली बात तो डिलीवरी एक बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक प्लेयर है इंडिया का, और जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में, ये बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है। हालांकि देखिए, कंपनी ने करीबन 900 करोड़ का घाटा इन्होंने फाइनेंशियल्स में दिखा है, लेकिन अगर हम इनके फाइनेंशियल क्लोजली ऑब्जर्व करें तो करीबन 700 करोड़ के ऊपर तो वन टाइम काइंड ऑफ आइटम्स है जो अगले साल दैट इज FY23 में नहीं आएंगे। और ऑलरेडी कंपनी ने अभी कैश फ्लोस पे काफी फोकस किया है। हमारा मानना है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए इस लेवल से अगर होल्ड करता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा स्पेस है जो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ ग्रो करेगा। और ऑब्वियसली जिस प्रकार के अभी फ्यूल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, स्टील के प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा इस कंपनी को होना चाहिए। पर थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको इमीडिएटली बेचना नहीं चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये जो बढ़त आई है ये मेरे ख्याल से आगे भी सस्टेन होगी। ऑब्वियसली कंपनी के Q4 के नंबर्स आएंगे, अर्निंग्स कमेंट्री आएगी, तो ये सब कुछ मार्केट देखेगा और उसके बाद ही स्टॉक में एक डायरेक्शनल मूव आएगा। करेक्ट। तो जल्दबाजी ना करें, आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कुछ आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर मिले। पहले दिन करीब 10% तक ये स्टॉक चला डिलीवरी का। तो जल्दबाजी ना करें, होल्ड करें तो अगर लंबे समय में आपको फ़ायदा मिल सकता है। एक और स्टॉक जो आज फोकस में रहा और वो भी हाल ही की लिस्टिंग है, मंदार क्या आप कॉमेंट कर पाएंगे जोमेटो पर? जब से लिस्ट हुई ये कंपनी उसके बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना ज़ोरदार मूव दिखा है आज। जाहिर तौर पर फंडामेंटल कारण तो थे ही, नतीजों के बाद कंपनी ने जो कमेंट्री दी उसमें कहा है कि धीरे धीरे ऑपरेशनल जो लॉस है वो कम होगा और कंपनी अब प्रॉफिट की तरफ देखेगी। लेकिन एक दिन में 14% ये स्टॉक चल गया, 65 रुपए के आसपास जोमेटो। क्या कॉल होगा आपका?
सौमित्र देखिए, टेक्निकली अगर शॉर्ट टर्म चार्ट में देखता हूं तो 60-61 के लेवल्स पे इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो वो आज स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें तेजी बनी रह सकती है। ये ऊपर की लेवल्स अगर मैं देखता हूं तो ये 85 से लेके 90 रुपए तक की ऊपर की लेवल्स भी छू सकता है शॉर्ट टर्म के व्यू से। तो इसमें टेक्निकली तो एक बाय बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 58 का, और अगले कुछ दिनों में 85-90 रुपीस का इसमें टारगेट दिखना चाहिए। 85-90 तक के टारगेट्स यहां पर आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जोमेटो एक जोरदार अप ट्रेंड में है, यहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन 58 का एक स्टॉप लॉस यहां पर जो मंदार ने बताया है वो बहुत जरूरी है। जोमेटो एक शानदार आज के सेशन में ट्रेड रहा। अविनाश, आप ये जो हम न्यू एज कंपनी कहते हैं, मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या इन्हें एक साथ देखा जाना चाहिए? जोमेटो है, नायका है, पेटीएम है, इन सब की तरफ से जो है अब ये कमेंट्री आने लगी है कि धीरे धीरे ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहीं जाना जो है वो किसी बिजनेस के लिए बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या हम इन्हें एक ही तरह से देख सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं? सौमित्र, देखिए मुझे लगता है कि ये जो नए इंटरनेट के बिजनेसेस है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनीज जब कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करेंगे तभी मार्केट्स को इनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने अभी भी कामकाजी मुनाफा कमाया नहीं है। इनफैक्ट नेट लॉस करीबन 800 करोड़ के ऊपर इस क्वार्टर में आया है, फोर्थ क्वार्टर में। तो मेरा तो मानना है कि देखिए ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। जोमेटो की बात करें या नायका की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, तो सारे बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है, लेकिन जिस वैल्यूएशंस पे वो मिल रहे हैं मित्र, वो अभी भी काफी एक्सपेंसिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर्स को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर वो पेटीएम हो या नायका हो या इवन जोमेटो हो। टेक्निकली बात अलग है, लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें तो इन बिजनेसेस को थोड़ा सा समय लगेगा कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा मार्केट अगर करेक्ट होता है, निचले लेवल पे ये स्टॉक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली खरीदने के मौके जरूर मिलेंगे। करेक्ट। तो फंडामेंटल नज़रिया ये है कि आपको वैल्यूएशन जो इनके हैं वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल बनेगा इन स्टॉक्स में। लेकिन टेक्निकली शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर मंदार ने भी दिया है। मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि टारगेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं 85 से 90 तक के। जोमेटो में आपको 58 का एक स्टॉप लॉस लेकर ज़रूर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी FMCG कंपनी पर बात करते हैं, जहाँ पर आज आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ते हुए दिख रही है। दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश, रिन पाउडर, विम बार, पियर्स, लक्स जैसे साबुन और डव बॉडी वॉश की कीमतों में इजाफा किया है। मेरी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही है मेरे साथ और डिटेल्स के साथ। कृतिका, बताइए। FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं डीलर्स के मुताबिक, और इस बार जो दाम बढ़े हैं वो अराउंड 2 to 10% की रेंज में है, जैसे कि सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश, रिन पाउडर, पियर्स सोप, लक्स सोप, विम बार, डव बॉडी वॉश, सेंसोडाइन टूथपेस्ट। तो सर्फ एक्सेल क्विक वॉश 1 kg पैक जो पहले 229 रुपीज़ का था वो अब 234 रुपीज़ का है। रिन पाउडर जो पहले 92 रुपीज़ का था वो 95 रुपीज़ का है। पियर्स बंडल पैक जो पहले 140 का था वो अब 152 रुपीज़ का है। डव बॉडी वॉश जो पहले 120 का था वो अब 125 रुपीज़ का है। तो कंपनी पिछले 8 या 9 महीनों से अपने प्रोडक्ट्स के दाम लगातार बढ़ाई जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर ले रही है और वो इसको कस्टमर्स तक पास ऑन कर रही है। तो अभी तक उसने अराउंड 25 to 30% दाम बढ़ा दिए होंगे, और डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कस्टमर्स के लिए आगे जाके थोड़े से और प्राइस हाइक्स हों। शुक्रिया कृतिका। अविनाश, आपको लगता है कि ये जो धीरे धीरे HUL प्राइस बढ़ा रही है, क्योंकि पहली बार नहीं किया है, लगातार पिछले, जैसा कृतिका बता रही हैं, 8-9 महीने में काफ़ी प्राइस बढ़ा दिए हैं, कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, कंपनी पर लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैसे अब इसको हमें स्टॉक प्राइस में ट्रांसलेट करना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए स्टॉक को? सौमित्र, पहली बात तो देखिए लीवर एक ऐसे स्पेस में ऑपरेट करता है जहाँ पे इनको बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है। लोग ये प्रोडक्ट्स लगातार यूज कर रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि कीमतें बढ़ने के बाद कोई डिमांड में कॉम्प्रेशन आएगी। FMCG कंपनियों को रॉ मटेरियल खर्चे काफ़ी बढ़ गए। इनफैक्ट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे हो चुका है। अगर हम गेहूं का भाव ले तो ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक ब्रिटानिया को काफ़ी फर्क पड़ा है। हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो पाम ऑयल की कीमतें भी बढ़ी है, जो काफ़ी मात्रा में ये कंज्यूम करते हैं। तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल का
खर्चा उनको एक लिमिट तक वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कस्टमर्स को पास करना ही है। और ये जो कीमतें बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी मात्रा में वॉल्यूम ग्रोथ पे आएगा। हमको लग रहा है कि जैसे-जैसे मानसून होगा और मानसून के बाद डिमांड रूरल इंडिया से बढ़ेगी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट इन कंपनीज के लिए रहेगा। तो मेरे ख्याल से कल के क्षेत्र में मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में कोई कटौती आएगी। इनफैक्ट मार्केट इस बात पे पॉजिटिव रहेगा कि ऐसे चैलेंजिंग टाइम में उन्होंने प्राइस बढ़ाया, तो इसका मार्जिन और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो नेट पॉजिटिव है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी स्टॉक में हो सकती है। पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मॉनसून एक बड़ा फैक्टर है जो एफएमसीजी कंपनियों पर इम्पैक्ट करता है। उसी का इंतजार फिलहाल हम सब कर रहे हैं। चलिए, नतीजों का सिलसिला भी चल रहा है और आगे आपको बताते हैं कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। बीपीसीएल कल नतीजे पेश करेगा, क्या अनुमान कर रहा है बाजार? मेरे सहयोगी सौमित जुड़ रहा है मेरे साथ। सौमित, बताइए। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की अगर आप रिजल्ट देखते हैं ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, तो थोड़ा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज 25% से ऊपर हो सकते हैं, बट एबिटा जो है उसमें करीब 6% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स भी लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है 3.1% पे, और नेट प्रॉफिट ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस हायर हो सकता है क्लोज टू 2900 करोड़ रुपीज़। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो कि रिफाइनिंग बिजनेस का की नंबर होता है, वो 43% हायर हो सकता है सिक्वेंशली क्लोज टू $13.9 प्रति बैरल के आसपास। और रिफाइनरी थ्रूपुट अगर आप देखेंगे तो वो भी सिक्वेंशली 2% हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है 8.1 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास। अब फोर्थ क्वार्टर में इन्वेंट्री गेंस और रिफाइनिंग बिजनेस के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण नंबर्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट जो मार्केटिंग बिजनेस होगा वो वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी का इन्वेंट्री गेंस इसलिए आएगा फोर्थ क्वार्टर में क्योंकि ब्रेंट क्रूड फोर्थ क्वार्टर में हायर एवरेज कर रहा था थर्ड क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे, बट जो टोटल क्वांटम होगा इन्वेंट्री गेन का वो ऑन अ क्यू बेसिस थोड़ा कम हो सकता है। इसी कारण हमें एबिटा में 6% का डिक्लाइन दिख रहा है। रिफाइनिंग बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, जो कि एशिया का बेंचमार्क है, वो हायर एवरेज कर रहा था $8.1 के आसपास, और इसी कारण रिफाइनिंग बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। और अगर आप मार्केटिंग बिजनेस देखेंगे तो फ्यूल प्राइसेस चेंज ना होने के कारण और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है, जो कि ऑयल रिफाइनर या ऑयल मार्केटर डीजल और पेट्रोल बेच के कमाता है, वो नेगेटिव था फोर्थ क्वार्टर में, और इसी कारण मार्केटिंग बिजनेस थोड़ा सा वीक आ सकता है। अर्निंग्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा? पहले तो डिविडेंड अनाउंसमेंट कितना करता है कंपनी, उसी के साथ मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है ऑन इम्पैक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी कट, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है रिटेल फ्यूल प्राइसेस के इम्पैक्ट के बारे में, जिसमें हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है काफ़ी दिनों से, और मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन डाइवेस्टमेंट और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के आउटलुक के बारे में क्या कमेंट्री है और क्या आउटलुक है, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीसीएल के अर्निंग्स से। करेक्ट। साथ ही कोल इंडिया के नतीजे भी आएंगे कल, और Q4 के दौरान पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज से मांग बढ़ने की वजह से इस बार आय भी बढ़ने का अनुमान है। क्या है कोल इंडिया के नतीजों का पूरा अनुमान? बताने के लिए मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ गई है मेरे साथ। अशेषा, बताइए। कोल इंडिया से इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है, बोथ YOY बेसिस पर और सिक्वेंशियल बेसिस पर। सेल्स वॉल्यूम कंपनी के क्वार्टर 4 के अराउंड 184 मिलियन टन्स पे थे, जो 9.3% का ग्रोथ है YOY बेसिस पर और 4% का ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पर। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में अराउंड 30,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 15% का ग्रोथ होगा YOY बेसिस पर और अराउंड 8% का ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स में भी अराउंड 300-350 बेसिस पॉइंट्स का हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोथ YOY एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स में इस क्वार्टर में एक्सपेंशन देखने मिल सकती है, और इसका कारण ये है कि डिमांड अच्छी थी इस क्वार्टर में इंडस्ट्री से भी और पावर प्लांट से भी। मार्जिन्स हायर वॉल्यूम्स के कारण एक्सपांड हो सकते हैं, रियलाइजेशंस अच्छे थे और ई ऑक्शन प्रीमियम्स भी हायर साइड पे थे इस क्वार्टर में, और उसी के चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अराउंड 5,700 का पैट एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, जो अराउंड 25-26% का एक्सपेंशन होगा ईयर ऑन ईयर एज वेल एज सिक्वेंशियल बेसिस पर। FY22 की बात करें तो पूरे ईयर का प्रोडक्शन अराउंड 662 मिलियन टन्स पे था कोल इंडिया के लिए, जो 15% का इंक्रीज था FY21 के कंपैरिजन में। और आगे चलते हुए FY23 में कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्शन और ऑफटेक दोनों 700 मिलियन टन्स के आसपास आएंगे, और अच्छा खासा प्रोडक्शन टारगेट दिया है, और ऑन एंड ऑन नंबर्स भी अच्छे खासे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में।
तो कोल इंडिया और साथ ही साथ बीपीसीएल पर रहेगी नज़र। यहाँ दो नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एक वो स्टॉक जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ अपने दोनों मेहमानों से, वो है डीवीज लैब। मंदार, पहले आप मुझे बताइए, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2 दिन में करीब 10-12% कम से कम गिर चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी ज़्यादा, 6% तो आज ही नीचे था। एक तो टेक्निकली क्या हो रहा है इसमें और कितना और गिरावट बाकी है? सौमित्र, देखिए, डीवीज लैब एक कंसोलिडेशन के बाद इसने एक नीचे का ब्रेकआउट जनरेट किया है परसों के दिन। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें वीकनेस तो बना रहेगा। नीचे का इसमें टारगेट 3300 का बनता है, आज 3670 के आसपास का इसका क्लोज है। तो और एक नीचे की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। इसका टाइम टारगेट 40 दिन का है, ऐसा नहीं कि एकदम से गिरेगा, लेकिन ओवरऑल वीकनेस बना रहेगा। और लेवल जो वॉच करनी है वो है 3900 की। 3900 के नीचे जब तक बना रहता है तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। 3900 के नीचे तब तक है, तब तक वीकनेस बना रहेगा। लेकिन अविनाश, जो कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई थी नतीजों के बाद, क्या वो एक्चुअली इतनी खराब थी? अगर लॉन्ग रन में देखें तो जनरली इतनी बुरी कंपनी तो है नहीं। हाँ, कंपनी गाइडेंस क्लियरली शायद नहीं दे पाई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक अच्छा खासा गिर रहा है। फंडामेंटली आप क्या व्यू दे रहे हैं इस समय डीवीज लैब पर? देखिए सौमित, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल अगर हम कंपनी की बात करें तो दीवीज सबसे बड़ा क्रैम्स प्लेयर है। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो डेट फ्री बिजनेस है। कंपनी के एबिटा मार्जिन भी काफ़ी तगड़े हैं। मेरे ख्याल से जो नेगेटिव बात कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगों को मिली वो ये थी कि कंपनी का जो काकीनाडा प्रोजेक्ट है वहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो चुका है, और वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी एनालिस्ट की को वो शुरुआत होगा, वहाँ पे शायद 3-6 महीने की डिले होने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। ये जो गिरावट आई है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है और थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा है। लेकिन जैसे मंदार ने कहा, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर स्टॉक 200-300 रुपया गिरता भी है तो एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसमें थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, क्योंकि जब ये बाउंस बैक होगा तभी बहुत तेजी से बाउंस बैक होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी एक ब्लू चिप है, बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटी, क्रैम्स की अपॉर्चुनिटी में काम करती है, और पहले से भी ये काफ़ी वेल्थ शेयर होल्डर्स को जनरेट कर सकी है, आगे भी अच्छी करेगी। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है तो ये वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पैसा जरूर बने। चलिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा तो अगर डीवीज लैब में जो गिरावट आप देख रहे हैं इसकी आप फायदा उठाना चाहते हैं तो धीरे धीरे एसआईपी के जरिए इसमें पैसा लगाइए, लंबी अवधि में इसमें पैसा बनेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में कहां बनेगा, ये जानने के लिए वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट वीआईपी शेयर का। चलिए, दोनों मेहमानों को मैं 1-1 मिनट का वक्त दे पाऊंगा। आपसे मंदार शुरू करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके पास? सुमित, तो 2 स्टॉक्स हैं, एक बाय है और एक सेल है। पहले सेल्स के साथ स्टार्ट करता हूं। एम&एम फाइनेंस है जिसमें वीकनेस लग रहा है चार्ट पे, तो इसमें एक सेल बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 170 का, नीचे का टारगेट होगा 156 का। और जिस स्टॉक में बाय बनता है वो है पेटीएम। बहुत दिनों से ये भी एक कंसोलिडेशन में से चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले 2 दिनों से, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 628 का स्टॉप लॉस होगा, 694 का ऊपर का टारगेट होगा। जोमेटो के बाद पेटीएम पर भी आप एक बाय कॉल लेकर जा सकते हैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह, लेकिन एम&एम फाइनेंस में सेल कॉल मंदार की तरफ से, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने। अविनाश, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? सौमित्र, 2 आइडियाज है, मैं जल्दी बताता हूँ। पहली आइडिया गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पे। ये कंपनी इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट लुब्रिकेंट कंपनी है। बहुत ही तगड़े नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। 2011 करोड़ का रेवेन्यू है, 200 करोड़ का प्रॉफिट है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इस साल दिया है। हमको लग रहा है कि कंपनी करीबन 10 टाइम के पी पे मल्टीपल पे अवेलेबल है, और जो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जब से क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक सौमित्र जो मुझे पसंद है वो एग्री स्पेस में है, वो गोदरेज एग्रोवेट है। गोदरेज एग्रोवेट एक इंटीग्रेटेड एनिमल फीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और पाम ऑयल में भी ये काम करते हैं। तो ये भी नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे दमदार दिखाए। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी तरह से आउट परफॉर्म अगले साल करेगी। करीबन 26-27 रुपए की अर्निंग इस साल आने वाली है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी कोई भी कमजोरी या करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। यहाँ पे भी करीबन 600-620 का एक टारगेट प्राइस लेके आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं।
चलिए, गोदरेज एग्रोवेट और गल्फ ऑयल ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप नज़र बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और अविनाश आज समय निकालकर हमारे शो में शामिल होने के लिए। और चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ET नाउ स्वदेश पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।